लगातार। और एनएसडी में तो आना मतलब आपके पहले भी बहुत बड़ी बात थी। और आज जो भी कहते हैं उनसे मैं लड़ने को तैयार हूँ कि एनएसडी बिगड़ गया। एनएसडी कभी नहीं बिगड़ सकती। स्कूल ऑफ ड्रामा जैसा था पहले वैसा ही है, बल्कि आज के ज़माने में अधिक काम हो। चाय पीने की इच्छा हो, खाना खाने की इच्छा हो, मेरी बीवी से मिलने की इच्छा हो, माँ की याद आ रही हो, बाप की याद आ रही हो, एक बार मेरे घर आ जाओ, एक बार तो हेल्प करूँगा। और एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ मनी, इतना मैं हेल्प कर सकता हूँ, लेकिन शुरू में बस, उसके बाद में अपनी हेल्प कोई करनी, इतना मैं कर सकता हूँ। और हद से मैं वहाँ से यहाँ जाऊँगा। एनएसडी में आपके पार्टी वो छोटी बात है। एनएसडी में आके हालचाल पूछूंगा तुम्हारे कि क्या चल रहा है क्या नहीं, और दैट्स ऑल। इतना जो है मैं एनएसडी के लिए कर सकता हूँ और कर रहा हूँ। अच्छा, ये बात सही है, पीयूष भाई शुरू से हम सबके लिए गार्जियन की तरह रहे हैं। और हम सब पीयूष भाई और वो सारे लोग बड़े खुशनसीब हैं जो आपके सामने से होकर के गुजरे या जिनको आपने गुजरते हुए देखा। तो कहीं ना कहीं आपका आशीर्वाद और आपकी प्रेरणा हम सबके साथ चलती रही है। और भाग्यशाली हैं वो सारे बच्चे जो अभी इस वक्त यहाँ हैं और उनको रूबरू सुन रहे हैं, बहुत कुछ सीख रहे हैं। देखिए, कई बार क्या होता है, किसी व्यक्ति को आप देखें, सिर्फ उन्हीं को पढ़ने और समझने की कोशिश करें। वो भी देखिए, पीयूष भाई एक ऐसी शख्सियत है, मुझे लगता है, जो अपने आप में अब एक चलता फिरता इंस्टीट्यूशन है, एक चलता फिरता स्कूल है। अगर आप इन्हीं को देख लेंगे, इन्हीं को समझ लेंगे। बार बार पीयूष भाई अपनी उम्र का हवाला जरूर देते हैं, उम्र दराज हो गया। मुझे लगता है उम्र दराज ही कतई नहीं हुए, इन्होंने अपनी उम्र को कहीं दराज में रख दिया है और भूल गए हैं, हुआ ऐसा भी है। ठीक है, और वही जज्बा, वही ऊर्जा, वही शिद्दत आप देखिए अभी भी, चाहे बात हम साहित्य की करें, चाहे हम काम की करें, अनुभव की करें, एक्टिंग की करें, लिखने की करें, बोलने की करें, हम शायद कहीं पीछे रह जाएंगे, या हमारे साथ के बहुत सारे नौजवान शायद अभी वहां तक पहुंचने में, क्योंकि ऊर्जा का स्तर सिर्फ शारीरिक नहीं होता है, मानसिक और आत्मबल जिसकी हम बात करते हैं, वो शायद किसी और लेवल पर वो पहुंचा चुके हैं अपना। तो बस इतना ही कहूंगा कि पुरानी कश्ती को पार लेकर फकत हमारा हुनर गया है, नए खिवैये कहीं न समझे, नदी का पानी उतर गया। ये नदी जो है ये बहती चलेगी और अपने उत्ताल वेग से बहती चली जा रही है। अब एक सवाल जो मैं कॉमन रूप से आप दोनों से पूछना चाहता हूँ कि मुकेश अभी वो पारस का पत्थर हो गए हैं कि भैया इनसे आप इनके सानिध्य में जाओगे तो कहीं ना कहीं सोना तो बन ही जाओगे, और ये कमाल उन्होंने हासिल किया है। पहला एक सवाल मुकेश से पूछ रहे थे। मुकेश, ये अभिनेता बनने की ख्वाहिश थी, अभिनेता अभी भी आप हो, लेकिन लोग जनरली ये चीज़ बाद में बाद में पहुंचते हैं जहां आप पहुंच चुके हैं। तो ये अदर वे राउंड लेने का ये जो ख्याल आया, ये कब, क्यों, कैसे आया, या कोई घटना हुई जिससे लगा कि नहीं अब पहले ये करना है फिर ये करना है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं था, क्योंकि जब मैं पीयूष भाई ने मुझे जब डायरेक्टर से मिलवाया था, विशाल भार्गव फिर राकेश मेहरा, तो मैं उन फिल्मों में ईडी था, तो मुझे हमेशा वो कास्टिंग का काम देता था कि तू एमएसडी से है, श्री राम से है, बहुत लोगों को जानता है, तो एक छोटे रोल के लिए कास्ट कर दे। तो मैं असिस्टेंट डायरेक्टर था, तो मैं कास्टिंग के छोटे रोल करता था। तो फिर धीरे धीरे मुझे लगा कि ऐसा प्रोफेशन है जहाँ इस हिंदुस्तान में इसकी बहुत ज़रूरत है, लोग इसको सिर से नहीं ले रहे हैं। तो मैंने देखा कि ये सही समय है इस काम को शुरुआत करने की, और बस मैंने वो शुरुआत ऐसा किया था कि फिल्मों के अंदर मैं कास्टिंग ही करूँगा एज ईडी। लेकिन ईडी करते करते कब से वो फुल टाइम प्रोफेशन बन गया सोचा नहीं था, और अभी करते करते लगभग आई थिंक 20 फिल्मों में ईडी किया था कास्टिंग, उसके बाद लगातार फिल्में करते रहे, तो पता ही नहीं चला कि कब 400 फिल्में हो गया था कास्टिंग डायरेक्टर। तो क्या मतलब ये देखिए कमाल की बात है। मुकेश के पहले शायद ही कोई एक दो लोगों को हम जानते थे जिन्होंने इस स्टेचर को प्राप्त किया था। मुकेश उन लोगों में से हैं जो पर्दे पर बाद में दिखे, अब तो काफी दिखे जाते हैं, लेकिन उससे पहले मुकेश अपने आप में एक स्टार बन चुके हैं। तो जोरदार तालियां होनी चाहिए कि आप अपने किसी काम को अगर उतनी शिद्दत से करेंगे, उतनी ईमानदारी से करेंगे, किसी भी काम को, तो शायद परिणाम ऐसे ही कुछ होता है। क्यों पीयूष भाई? सही बात। अच्छा, एक सवाल आप दोनों से कॉमनली है कि ये बात सही है कि यहाँ लोग इतने 3 साल हम लोग घिसाई करते हैं, हर तरह का क्राफ्ट समझने की कोशिश करते हैं, उसके बाद बाहर जाकर के स्ट्रगल करते हैं, फिर रोल के लिए जद्दोजहद करते हैं, चाहे वो टेलीविजन हो, चाहे फिल्में हो, या नाटक की ही क्यों ना बात हो। लेकिन पिछले कुछ समय से ये देखा जा रहा है कि जो इन्फ्लुएंसर्स हैं,
उनको पकड़ करके जो सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा एक्टिव है या बहुत ज़्यादा लाइक्स उसके हैं, शेयरिंग है, सब्सक्राइबर ज़्यादा हैं, बहुत ज़्यादा देखे जा रहे हैं, इतने मिलियंस फॉलोअर हैं, उनको पकड़ पकड़ करके कहीं ना कहीं अभिनय के मुख्य धारा के साथ जोड़ने की कोशिश की जा रही है। तो ऐसे में वो चैलेंज जो यहाँ के एक एक्टर निकलता है उसको झेलना पड़ता है। ये किस तरह की चुनौती है और इसमें क्या होना चाहिए? मैं भी देर से पूछना चाहता हूँ मैं, क्या करना चाहिए? ये मतलब मुझे लगता है कि इसके बहुत तरीके दो हैं, क्योंकि जो भी अच्छे एक्टर है, जो भी अच्छे डायरेक्टर, जो एक्चुअल में अच्छी फिल्में बना रहे हैं, अच्छे एक्टर हैं, वो इंस्टाग्राम पे अपने रील नहीं डाल रहे हैं। जो लोग इसको एक, क्योंकि इंस्टाग्राम, इन्फ्लुएंसर, कंटेंट क्रिएटर और एक्टिंग के 3 अलग प्रोफेशन है, इन लोगों ने उसको मिक्स कर दिया। मुझे लगता नहीं कि राजू रानी, विशाल बाटवा इंस्टाग्राम देख के लोगों को कास्ट कर रहे हैं, या इम्तियाज अली बैठ के इंस्टाग्राम देख रहे हैं किसको कास्ट करते हैं। ये लोगों ने उसको मिक्स कर दिया है, क्योंकि हुआ क्या है कि जब लोगों को गाने प्रमोट करने होते हैं, वो फॉलोअर देख के गानों के वजह से उनको ले लेते हैं और उनको लगने लगता है कि वो एक्टर है। तो ये बहुत कंफ्यूजन है। तो मैं सबको हमेशा ये बोलता हूँ कि ये इंस्टाग्राम, ये जो भी सोशल मीडिया का पेज है, ये टेम्परेरी ऐप्स है, ये कभी डिलीट हो जाएगी, टैलेंट परमानेंट रहेगा। नहीं, लेकिन ऐसा हो रहा है। हो रहा है, लेकिन एक्चुअल में आप देखोगे, जगह आप पंकज त्रिपाठी के फॉलोअर देख लो और बाकी उनको लेके आए, तो आप थिंक आप जिन लोगों को देख रहे हो, अगर एक्चुअली अभी आपके पीछे भी खड़े होंगे, आपको मालूम ही नहीं होगा वो इंस्टाग्राम पे फेमस है, लाइफ में नहीं। तो आप ऐप वाले को आपके बस स्टॉप में मिलेंगे या रेलवे में मिलेंगे या फिर एयरपोर्ट मिलेंगे, हमको कोई नहीं पहचानता, क्योंकि आप उनको सिर्फ इंस्टाग्राम पे देखते हो। एक्टर को पूरी दुनिया जानती है, तो अपनी चक्कर में मत पड़ो। मतलब ये कि क्राफ्ट बेहद जरूरी है। क्राफ्ट सब कुछ है और कुछ है नहीं। मैंने वही बनाना कि आपको लग रहा है कि इतना लोग बिजी होते हैं, आप कितना गुजारते हैं इंस्टाग्राम पे दिन में? मैं तो इंस्टा पर हुई लो, अब कर लो बात। भाई आप भी हार्डली नहीं, आपकी कंपनी डालती है भले। अगर आपके पास इंस्टाग्राम है तो यूज इट फॉर अ राइट रीजन, कि इन्फॉर्मेशन सही पहुंचानी चाहिए, अच्छे से इन्फ्लुएंस करो अपने काम के बारे में, तो खराब मत करो। जैसा बहुत से लोग खराब कर रहे हैं, तो उससे बचिए। मैं हमेशा बोलता हूँ, क्योंकि मैं हमेशा जब भी मुझे कोई बोलता है कि मेरे इतने सारे फॉलोअर्स हैं, मैं सबसे पहले उसी को हटा देता हूँ कि फॉलोअर्स को दूर कर, जो टैलेंटेड लोग हैं उनको आगे ले। तो अब इनसे बच्चों की बीमारी है, वायरस है, उससे बचना। सही बात है, बुद्धिमानी से तो इस्तेमाल करना चाहिए भाई हर चीज़। हालांकि मैं मानता हूँ कि मोबाइल जो है वो आज की तारीख में 21वीं सदी की सबसे बड़ी खोज है, सबसे बड़ी क्रांति है। लेकिन ये सच है कि बहुत भ्रमित भी करता रहता है, और हम सबकी ना बड़ी आदत हो गई है, हर 2 सेकंड में व्हाट्सएप देखेंगे, ये देखेंगे, जिसके पास जो भी होता है। आई थिंक अभी रिसेंट रिसर्च में है कि दुनिया का 2nd नंबर का एडिक्शन है आफ्टर स्मोकिंग इज मोबाइल फोन। करेक्ट। तो एडिक्शन से बचना है, और वो एडिक्शन से बचने का स्मोकिंग, उन्होंने बहुत सारा काम कर लिया, तो शायद अगर उस वक्त उनको नहीं कास्ट करता, लेकिन शायद उस वक्त जो मोमेंट ने, उस वक्त जो सही लगा वो किया, और आज वो इतना अच्छा काम करे तो अच्छा लगता है। तो मुझे कभी कास्ट नहीं किया। अरे बहुत बार किया भाई, मुझे भी नहीं किया पीयूष भाई, बहुत बार किया, मुझे कभी कास्ट नहीं किया। मुझे भी नहीं किया। देखो मैं उन लोगों का कास्ट करता हूँ जिनको किसी की जरूरत होती है, आपको क्या जरूरत पड़ेगी मेरी? नहीं, मुझे किया, मैं तो पीयूष भाई मैं झूठ नहीं बोलूंगा, मुझे तो किया और किसी वजह से नहीं कर पाया। आप नहीं करो। हाँ, तो वो ठीक है, मैं दोबारा वेट कर रहा हूँ। आपने तो मुझे कास्ट किया था विशाल भारद्वाज की फिल्म में, आपको याद है बचपन में? वही रोना लेके बैठा है तू आपके। तो क्या करूं मैं, तो ये बोलूंगा ना। हाँ, क्वेश्चन आंसर करेंगे जब सवाल जवाब शुरू होंगे तब बात करेंगे। जब ये माइक खुलेगा ना उसके बाद बात करेंगे। अभी तो यही है, मैं बस यही कहना चाहूंगा कि कुछ भाई के पास से, क्योंकि मैं हमेशा एनर्जी आता हूँ और इससे नाता कभी तोड़ना नहीं चाहता हूँ। एनर्जी हो, श्री राम सेंटर हो, मंडिया हो, मौका मिलते हर साल यहाँ पर आ जाता हूँ, क्योंकि मैंने खुद एक एनर्जी एमसीडी का ग्रुप बनाया। जितने भी एनर्जी वाले होते हैं, पासवर्ड होते हैं, सबसे पहले उस ग्रुप में आते हैं, ताकि हम उन सब लोगों को वहाँ तक पहुँच जा पाए। क्योंकि जितने ज़्यादा एनर्जी के लोग बम्बई में सिंसियरली काम करते हैं, बाकी थिएटर के लोग काम करते हैं, श्याम के काम करते हैं, उतने जो नॉर्मल बिना थिएटर करके आते हैं उनको शायद मैं कम प्रेफरेंस देता हूँ। क्योंकि मुझे लगता है जो आदमी क्राफ्ट सीख के आए, मेहनत करके आए, उनको मैं हमेशा प्रेफरेंस देता हूँ। आप ये बोल सकते हैं कि हाँ मैं नेपोटिज्म करता हूँ एनर्जी वालों को लेकर, कोई तो चाहिए वहाँ करने के लिए, तो मैं हूँ वो। आप मुकेश, आपने 2.5 से लेकर बच्चों के साथ काम करने से लेकर के और अब हर उम्र के लोगों के साथ काम किया है, उनको कास्ट भी किया है, देखा भी है। कमाल की बात यह है मुकेश अभी भी नाटक करते हैं, सबके इतनी मशरूफियत होने के बाद भी ये नाटक भी करते हैं, अपनी फिल्मों का काम तो बखूबी कर ही रहे हैं। उसके अलावा इनका अपना थिएटर ग्रुप भी है जिसमें वो लगातार उसकी गतिविधि चलती रहती है। बच्चों को लेकर के अभी इन फ्यूचर कुछ, क्योंकि शुरुआत वहीं से है, तो कहीं कुछ जहन में कुछ है? हाँ बिल्कुल है। मैंने अभी बॉम्बे में शुरू किया नन्ही खिड़कियाँ समर वर्कशॉप ओनली फॉर चिल्ड्रन, ये भी शुरू किया, जो पहले 1-2 बार
बार हो चुके हैं, अभी फिर से कर रहे हैं मई जून में समर वेकेशन में, क्योंकि बच्चों के लिए बहुत कुछ वहाँ पे होता नहीं है, तो वो लगातार मुझे करना है और वो अभी भी कर रहे हैं। खिड़कियाँ थिएटर फेस्टिवल जो बहुत फेमस है, 12 साल से कर रहे हैं, अभी 13 अप्रैल में फिर से होगा। वहाँ पीयूष भाई भी आ चुके हैं, पीयूष भाई हमेशा आते हैं वहाँ पर, तो वो फेस्टिवल लगातार चलते हैं, बच्चों के लिए भी करते हैं। क्योंकि मैं जब थिएटर करता हूँ कि जो भी पैसा थोड़ा बहुत तो लिखने का भी बहुत काम है। एक सवाल है कि जब आप लिख रहे होते हो, खास तौर से जब आप लेखनी की बात कर रहे हो, जब आप साहित्य की रचना कर रहे होते हैं, तो उस वक्त पीयूष मिश्रा ज्यादा होते हैं उसमें, या पीयूष मिश्रा बतौर अभिनेता उसमें भी अभिनय ही चल रहा होता है? नहीं चलता है यार अभिनय तो यार, एक्टिंग तो जड़ है, वो तो स्रोत है, वहाँ से सारी चीजें निकलती हैं। एक्चुअली एक्टिंग के बिना जो है मतलब कोई ना म्यूजिक कर सकता हूँ, लिख सकता हूँ, लिख कर सकता हूँ, डायलॉग कर सकता हूँ, ना पोस्टर कर सकता हूँ, ना जो है पहले था स्कल्पचर और पेंटिंग भी करता था मैं उस वक्त, सब कुछ एक्टिंग से निकलता है, सब कुछ एक्टिंग से इमेजिन करता हूँ, तभी कहीं जाकर जो है वो पत्रों पर निकलता है। तो वो जो है एक्टिंग यार वही नशा है, साला वही चीज है, मतलब मैं समझ नहीं पाया लोग इतने हमें मिलता क्या एक्टिंग कर थिएटर में? भाई शुरुआत आपकी सिनेमा से नहीं होती है, बात सबकी शुरुआत थिएटर से होती है। थिएटर में साला उस वक्त जो है छोटे शहरों में, छोटे शहर अधिकतर हम लोग, दिल्ली से बहुत कम लोग, छोटे शहरों में ना हमें सारा नाम मिलता है, ना पैसा मिलता है, माँ बाप की गालियाँ अलग मिलती हैं, लोग बुरा भला रिश्तेदार अलग गाली देते हैं, कहाँ चला गया, फिर भी एक्टिंग करते हैं लोग, फिर भी थिएटर करते हैं लोग। क्या चीज़ है इसमें से? मैंने बहुत खोजा इसके बारे में और मैं खोजबीन की इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि जो है थिएटर एक निष्काम कर्म, गीता का एक निष्काम कर्म है, जिस तरफ भगवत गीता इशारा करती है कि निष्काम कर्म, इस चीज से कुछ नहीं मिलेगा और मजा आएगा। तो इसी से जुड़ा एक सवाल है, मतलब मैं थोड़ा सा दूसरी दिशा में ले जा रहा हूँ। आई होप यू अंडरस्टैंड मैं जो पूछना चाह रहा हूँ कि जैसा आपने कहा है कि ये एक तरह का निष्काम कर्म है, एक तरह का नशा है, तो फिर विपश्यना की जरूरत क्यों? अगर हम उसमें पूरे घुस जाएं, जिसको हम अभिनय कहते हैं, उतना नहीं घुस सकते ना यार, बहुत मुश्किल। वही मैं समझना चाह रहा हूँ। सिद्ध अवस्था है यार, सिद्ध अवस्था है, बहुत कम लोग इसमें आपके इतना ट्रैवल कर पाए हैं। सिद्ध अवस्था है, मैं बच्चन को देखता हूँ सारा 80s की उम्र में, वो देखिए कल की फिल्म देखिए आपने, कल की 80 की उम्र में आपके वो स्टंट कर रहे हैं यार। पागल है क्या? मतलब आदमी इंसान है या वो राक्षस है? मतलब पागल है वो, क्या स्टंट की 80 की उम्र में? यहाँ सारे 60 लोग पैर बोल रहे 80 की उम्र में कर रहे हैं यार वो सब। छोटी मोटी बात नहीं है यार, छोटी मोटी बात नहीं। वो आदमी मतलब